वहीं आपके सामने आज की दूसरी खबर मुंबई से रहने वाली है। मुंबई की धारावी से खबर सामने आई है, जहां पर अब किस तरीके से लोगों में आक्रोश है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत मोनिका मुंबई की खबर के साथ ही करते हैं। मुंबई के धारावी से एक बड़ी खबर दरअसल सामने आई है, जहां बीएमसी के अधिकारियों ने मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है और स्थिति तनावपूर्ण यहाँ पे बनी हुई है। विरोध के दौरान बीएमसी की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया। घटना स्थल पर भारी भीड़ अब जमा हो गई है, जिससे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कार्रवाई अवैध है और इस मुद्दे पर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने मामले को सुलझाने के लिए बातचीत यहां शुरू कर दी है। और स्थानीय कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से धारावी के महबूब ए सुभानिया मस्जिद को आई बीएमसी की नोटिस को लेकर मुलाकात की है। उन्हें लोगों की भावनाओं से अवगत भी कराया था। तो ये खबर मुंबई से सामने आई, जहां पर ये तस्वीरें देखने को मिल रही है किस तरीके से लोगों में आक्रोश बना हुआ है। मुंबई की धारावी से ये खबर सामने आई है। बीएमसी के अधिकारियों ने मस्जिद के अवैध हिस्सों को तोड़ने की कार्रवाई यहां पे शुरू की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस की टीमें यहां पर मौजूद है, जो शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं घटना स्थल पर भारी भीड़ यहाँ पे जमा हो गई है। सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है और साथ ही अधिकारी चाहते हैं कि स्थितियां कंट्रोल में हो, किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे। इसको लेकर लगातार आम जनता से अपील की जा रही है। इसी के साथ लोगों से कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को न बढ़ाएं। प्रशासन पूरे मुद्दे को सुलझाने की बदस्तूर कोशिश कर रहा है। तो वहीं स्थानीय कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है और साथ ही नोटिस को लेकर उन्होंने कई बातें साझा की। उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ न हो, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है और किस तरह लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने सीएम को अवगत कराया है। और इस खबर पर मोनिका अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अधिक अपडेट वो देंगे। अभिषेक, अभी कैसे स्थिति बनी हुई है धारावी में, क्योंकि लगातार वहां पे लोगों में गुस्सा बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए गुस्सा लोगों का रात से ही है, यानी क्योंकि बीएमसी की जो नोटिस आती है, नोटिस बहुत पहले आती है। नोटिस के आने के बाद से लोग कहीं कहीं लोग गुस्से में इस बार दिखाई पड़े कि जो समुदाय है कि भाई, तो आपको मस्जिद के बारे में बताओ, तो धारावी में 90 फीट रोड पे 25 साल पुरानी मस्जिद है और मस्जिद जो है इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि उसमें अवैध हैं और उसी अवैध पार्ट को तोड़ने के लिए बीएमसी ने नोटिस जारी किया हुआ है और तोड़ने के लिए आज बाकायदा आने वाली है। इस बात की जानकारी जो कि पहले से बीएमसी देती है, ताकि कहीं पर भी कोई किसी को लगे नहीं कि बीएमसी ने नोटिस नहीं दिया था, नोटिस बगैर कार्रवाई किया गया। और यही कारण है कि ये तोड़ने के लिए बीएमसी की टीम आज जब पहुंचने वाली थी, उसके पहले ही एक बड़ी प्लानिंग की गई, कह सकते हैं एक समुदाय द्वारा या मुस्लिम समुदाय द्वारा, कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर तमाम एरिया में लोगों को बुलाने का प्रयास किया और कहा कि किसी तरीके से यहाँ पर लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे जुटे, ताकि मस्जिद जो है उसको बचाया जा सके, मस्जिद को तोड़ा न जा सके। और यही कारण है कि रात से ही धारावी एरिया में तमाम भारी पैमाने पर लोग रोड पर आ गए और कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की, कुछ बीएमसी गाड़ियों को तोड़फोड़ किया और कहेंगे कानून हाथ में लेकर काम किया। लेकिन इस बीच बता दूं आपको, कल ही इस पूरे मामले पर जो वर्षा गायकवाड़ है, स्थानीय सांसद हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से एकनाथ शिंदे से मिलकर बाकायदा इसकी निवेदन भी किया था कि इस मस्जिद को ना तोड़ा जाए और सीएम ने भरोसा जताया था कि जो भी इसमें मदद होगा मदद करेंगे। उसके बावजूद भी लोगों के अंदर इतना गुस्सा है इस बात को लेकर के, चूंकि आपको बता दूं, देखिए बार बार ये बोलना पड़ेगा कि अवैध निर्माण कार्य है, ऐसा नहीं कि मस्जिद वहां पे लीगल है उसके बाद इलीगल तरीके से वहां पे तोड़ने जा रही है। लेकिन जो अवैध निर्माण कार्य है उसको लेकर अगर कार्रवाई की जा रही है, सरकारी कार्रवाई की जा रही है, तो इसको लेकर शायद राजनीति और कहीं के लोगों को गलत तरीके से भड़काने का प्रयास होता। लेकिन हाँ, सच्चाई इस वक्त यह है कि धारावी में भारी संख्या में लोग रोड पर आए हुए हैं और रोड पर आकर भारी संख्या में लोग आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि धारावी की जो मस्जिद है उसको ना तोड़ी जाए। हालांकि इस बीच पुलिस और तमाम स्थानीय लोगों की मीटिंग हो रही है। इस वक्त अगर बता दूं, देखिए पूरे इलाके में शांति है, कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। पुलिस से साथ अभिषेक कहा यह भी जा रहा है कि जो टीम वहां पर मस्जिद तोड़ने गई थी उस टीम पर भी हमला हुआ है, क्या कोई घायल भी हुए हैं इसमें?
देखिए बिल्कुल, इसमें बता दूं कोई भी अब तक घायल नहीं हुआ है, कोई भी ऐसी, हाँ गाड़ियों की जरूर कुछ तोड़फोड़ हुई लेकिन कोई घायल नहीं हुआ है। यानी और सबसे खास बात है कि जरूर भीड़ जरूर है, लोग स्थानीय जगह उन्हें बुलाया गया था, बाकायदा कल से अपील किया गया था कि लोग भारी संख्या में आए। यही कारण है पुलिस, चूंकि अभी पुलिस का काम यह है कि जल्द से जल्द माहौल को शांत किया जाए ताकि कहीं पर भी ऐसी गड़बड़ी ना हो। लेकिन तोड़क कार्रवाई पूरी तरह थमी हुई तोड़क कार्रवाई नहीं की जा रही है। तोड़क कार्रवाई में कहीं पर भी बुलडोजर नहीं चला, यहाँ थोड़ा अब तक बीएमसी का नहीं चला है। तो मतलब साफ है, बता दूं कि कहीं तरीके से तोड़क कार्रवाई पर जो बीएमसी ने भले नोटिस दिया हो, बीएमसी की टीम चूंकि अपने नियम के मुताबिक पहुंचती है, लेकिन चूंकि जो बातचीत मीटिंग बीच में चल रही है लोगों के बीच में, तो इसको लेकर जरूर चूंकि स्थानीय जो यहाँ के सांसद हैं वर्षा गायकवाड़, वो भी मस्जिद को सपोर्ट कर रही है। यानी सपोर्ट का मतलब कि वो चाह रही है कि इसमें कुछ रास्ता निकाला जाए, और उन्होंने इस बात को लेकर एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी किया हुआ है। तो मतलब साफ है कि आने वाले समय में हो सकता है कुछ ही समय में मामला कुछ इसमें बातचीत बन सकती है लोगों के बीच में, मस्जिद जो कमेटी के लोग बातचीत बन सकती है, और किस तरह की बातचीत बनती है, क्या सहमति होती है, इस पर आप नजर रखिएगा। अभिषेक, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये खबर तो मोनिका मुंबई से थी, लेकिन दिल्ली में भी आज सभी की नजरें बनी हुई हैं। बिल्कुल सोनिका, क्योंकि दिल्ली आज बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में आज नई सरकार का गठन होने वाला है, और आतिशी दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री के अलावा सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला मुख्यमंत्री भी होंगी। आतिशी राजभवन में शनिवार शाम 4:30 बजे यानी कि आज शपथ लेंगी। एलजी विनय कुमार सक्सेना उन्हें शपथ दिलाएंगे। और पिछले दिनों शराब नीति मामले में जेल के बाहर आए केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। शिक्षा मंत्री रही आतिशी आप विधायक दल की नेता चुनी गई। आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी, और आतिशी के साथ 5 अन्य विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली स्थित राजनिवास में होगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है। ये पहली बार है जब आपका सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आप सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा पार्टी के दूसरे बड़े नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। अगले साल दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें भाजपा के बाद आप दूसरे नंबर पर रही। दरअसल जब 2012 में जब चुनाव हुए थे, उसके बाद दूसरे नंबर पर रही थी। दिसंबर 2013 में आए नतीजों में भाजपा को 31, आपको 28 और कांग्रेस को 8 सीटें आई थी। बाकी एक सीटें श्रोमणी अकाली दल, बसपा और जदयू के खाते में गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन ने आम आदमी पार्टी को जन्म दिया। जन लोकपाल के लिए आंदोलन करने वाले लोगों का समूह 2012 में आम आदमी पार्टी नामक राजनीतिक दल बन गया। और 2012 के बाद पिछले साल दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें भाजपा के बाद आप दूसरे नंबर पर रही। दिसंबर 2013 में आए नतीजों में भाजपा को 31, आपको 28 और कांग्रेस को 8 सीटें आई। बाकी एक सीटें शिरोमणि अकाली दल, बसपा और जदयू के खाते में गई। इस तरह से किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। जब भाजपा ने त्रिशंकु विधानसभा में सरकार बनाने का से इनकार कर दिया, तो आपने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई और दिल्ली में आपने अपनी सत्ता बना ली। सरकार चलती रही, लेकिन इसी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एक नया मोड़ आ गया। और आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए इसका तीसरा कार्यकाल अब चुनौतियों भरा रखा गया। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल और 2 अन्य मंत्री अलग अलग मामलों में जेल में चले गए। मई 2022 में ईडी ने दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया, और मार्च 2023 में ईडी ने शराब नीति मामले में दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। और फरवरी 2023 के अंत में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस संकट के बीच मार्च 2023 में आप सरकार में कैबिनेट विस्तार को विधायकों और सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। सौरभ को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई, तो आतिशी को शिक्षा के साथ ही कई अहम विभागों का भी प्रभार संभालने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। इसके बाद सरकार में कई विभागों में कुछ फेरबदल भी लगातार देखने को मिले। और आपको इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले तब झटका लगा जब इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मार्च 2024 में शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। कोर्ट के चक्कर लगे, ईडी सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता रहा, और आखिरकार 13 सितंबर को आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिल गई। और इसी दिन दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल बाहर आ गए। आप नेता को ये राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी, और जेल से बाहर आने के 2 दिन बाद ही 15 सितंबर को केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने का ऐलान कर दिया।
और इस खबर पे मोनिका, नवीन, ईशांत हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनसे हम लोग इस पे अब चर्चा कर लेते हैं। नवीन, क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं आतिशी, कैसी तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए बता दें कि आज शाम 4:30 बजे आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली हैं और राज निवास के अंदर जो उसकी तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। शाम 4:30 बजे पहले आतिशी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। उसके साथ जो उनके 5 साथी मंत्री हैं उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत आतिशी सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। इनमें से मुकेश अहलावत को छोड़ दे तो बाकी जो 4 विधायक हैं वो पहले भी सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। सौरभ भारद्वाज आतिशी मंत्रिमंडल में सबसे युवा चेहरे हैं। मुकेश अहलावत को दलित समाज से आते हैं मुकेश अहलावत, और उनकी भागीदारी भी इस बार मंत्री पद में देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बीते 2 साल काफी मुश्किल भरे रहे और अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी भी ये बात जानती है कि काफी मुश्किल हालात में आम आदमी पार्टी अभी के समय गुजर रही है। तो ऐसे में रिटर्न टू बेसिक्स, यानी जहां से आम आदमी पार्टी शुरू हुई वहीं पर लौटने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका जो इस्तीफा है कल देर रात भारत की जो राष्ट्रपति है उन्होंने स्वीकार कर लिया है और आतिशी को दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने नॉमिनेट किया है। तो आने वाले दिनों में भी आम आदमी पार्टी की राहें आसान नहीं होने वाली, क्योंकि जो बीजेपी है वो लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी पर, और साथ ही साथ जो कांग्रेस है वो भी लगातार आम आदमी पार्टी पे निशाना साध रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि आतिशी बहुत अच्छे तरीके से और एक कुशल प्रशासक के तौर पर दिल्ली को चलाएंगी, जबकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया संगठन का काम देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों तक अपनी जो बातें हैं वो भी रखेंगे। खबर ये भी आ रही है कि एक बार जब ये शपथ हो जाता है, स्थितियां थोड़ी सामान्य होती है, तो फिर अरविंद केजरीवाल रात्रि प्रवास भी कर सकते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। यानी अरविंद केजरीवाल किसी इलाके में जाएंगे, किसी कार्यकर्ता के घर रुकेंगे, आम लोगों के घर रुकेंगे, उनसे बात करेंगे और जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। नवीन, कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही सादगी भरे अंदाज में होगा, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, आमतौर पर जब अरविंद केजरीवाल का शपथ होता था तो मुझे याद है कि दिल्ली का जो रामलीला मैदान है उसमें शपथ कार्यक्रम आयोजित की जाती थी। दिल्ली भर से लोगों को उसमें बुलाया जाता था, क्योंकि ये सिर्फ 3.5 महीने का ही मुख्यमंत्री आतिशी बनने जा रही हैं और आतिशी ने भी इस बात का खुद कहा था कि उन्हें इस बात का कोई जश्न वो नहीं मना रही कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रही है, बल्कि मजबूरी में वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। तो इसलिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो ये पूरा समारोह है वो आयोजित किया जा रहा है। उसमें जो उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना वो आतिशी को शपथ दिलाएंगे और आतिशी के परिवार और कुछ जो विधायक हैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। सभी विधायक भी वहां मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये साफ कहना है कि मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही है, लेकिन स्थितियां कुछ वैसी बन रही हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, इसलिए आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो ना आतिशी इस फैसले से खुश है, क्योंकि आतिशी ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो उन्हें मुख्यमंत्री बनने की बधाई ना दे, वो भारी मन से जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने जा रही है। ठीक, नवीन, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के लिए मोनिका आज का दिन बड़ा है, क्योंकि आतिशी तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रही है और ये देखना होगा कि उनका कार्यकाल आगे किस तरीके से रहने वाला है। फिलहाल बात अब नरेंद्र मोदी की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राज्य अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। वह क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। साथ ही वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत भी करेंगे। एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी छठे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने और संयुक्त राष्ट्र भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए यूएसए के लिए रवाना हुए। तो भारत के लिए ये क्वाड जरूरी क्यों है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल क्वाड रणनीतिक तौर पर चीन के आर्थिक और सैन्य उभार को काउंटर करता है, इसलिए ये गठबंधन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चीन का भारत के साथ लंबे समय से सीमा विवाद रहा है। ऐसे में अगर सीमा पर उसकी आक्रामकता बहुत ज्यादा बढ़ती है तो इस कम्युनिस्ट देश को रोकने के लिए भारत क्वाड के अन्य देशों की मदद ले सकता है। भारत क्वाड में अपना कद बढ़ाकर चीन की चालबाजी और अंक पर भी कुछ लगा सकता है। और समिट 2024 का एजेंडा क्या है वो आपको बता दें। यूक्रेन गाजा जंग में शांति का समाधान ढूंढने की कोशिश की जाएगी। ग्लोबल साउथ की चिंताओं को दूर करने पर भी चर्चा होगी। साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। कम से कम 2 महत्वपूर्ण डील हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा।
और ऐसे में अब पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे के मायने क्या है ये भी आप समझिए। क्वाड समिट में शामिल हो रहे दुनिया के 4 बड़े देशों में भारत के प्रधानमंत्री ही एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने युद्ध में जानी दुश्मन बने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों से उनके देश में जाकर मुलाकात की है। भारत लगातार कहता आ रहा है कि रूस यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच जंग खत्म करने और शांति स्थापित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब क्वाड समिट में भी इस बात पर अहम बातचीत हो सकती है। इन दोनों मुल्कों की सफल यात्रा के बाद यानी कि रूस और यूक्रेन की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी पहली बार क्वाड के राष्ट्र प्रमुखों से मिलने वाले हैं। ऐसे में आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल होने की उम्मीद भी है। अपनी अमेरिकी यात्रा और क्वाड समिट में शिरकत के दौरान पीएम मोदी एआई, क्वांट कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी बातचीत कर सकते हैं। और भारत को क्वाड से क्या क्या फायदा होगा ये भी आपको बता दें। क्वाड से भारत को कई तरह के फायदे हुए। हिंद महासागर में हमारी समुद्री ताकत बढ़ी है। चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करने की स्थिति मजबूत हुई। क्वाड भारत के आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अपने उद्योग का समर्थन करने के लिए भी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। ये भारत को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ ज्यादा असरदार तरीके से जोड़ने की स्थिति बनाता है। वहीं आपको ये बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्रियों के अमेरिकी दौरे पर एक नजर अगर हम डालें तो प्रधानमंत्री मोदी का ये 9वां अमेरिका का दौरा है। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह 8 बार पहुंच चुके हैं, अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम रहते हुए 4 बार अमेरिका की यात्रा की थी। राजीव गांधी 3 बार कर चुके हैं। इंदिरा गांधी ने 3 बार अमेरिका की यात्रा की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 4 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। ऐसे में ये अब यात्रा पीएम नरेंद्र मोदी की बेहद अहम बताई जा रही है। कई अहम मुद्दों पर पीएम मोदी यहाँ बातचीत कर सकते हैं। इस पर तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आंचल हमारे साथ बनी हुई है। आंचल, सबसे पहले ये बताएं कि ये सम्मेलन तो बेहद इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पहले ये भारत में होने वाला था, आखिर वक्त पर अमेरिका में हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, भारत में भी क्वाड सम्मेलन होगा, लेकिन देखिए आने वाले सालों में होगा, यानी कि 2025 में देखिए भारत इसकी मेज़बानी कर सकता है। और जैसा कि अमेरिका की बात करें, और तो आपने देखा ही होगा कि अमेरिका के अंदर आने वाले समय में इलेक्शन भी है, और उससे पहले देखिए क्वाड सम्मेलन वहाँ होना, तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री हैं या फिर राष्ट्रपति हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। ये कहा जा सकता है कि देखिए एक तरीके से अमेरिका को भी बाकी के देशों के साथ में उनको समझने का मौका भी मिलेगा। और साथ ही देखिए, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, और वहाँ कहीं ना कहीं जो दूसरे देशों से उसके संबंध हैं वो भी निर्भर करते हैं कि अमेरिका के दूसरे देशों से कैसे संबंध है। और क्योंकि देखिए जैसे कि प्रधानमंत्री जो हैं वो जाने वाले हैं, और प्रधानमंत्री आज क्वाड सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। वहाँ देखिए जो बाइडेन की बात करें तो देखिए उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। और इसके अलावा देखिए सम्मेलन में शिरकत करने के साथ साथ जो है वो आज द्विपक्षीय, अगर हम वार्ता की बात करें, द्विपक्षीय वार्ता भी वहाँ राष्ट्रपति के साथ में, वहाँ के जो मंत्री हैं उनके साथ में हो सकती है, अधिकारियों के साथ में हो सकती है। जैसे देखिए अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही देखिए क्वाड सम्मेलन में हमेशा से देखिए रक्षा के क्षेत्र में या फिर देखिए एनर्जी के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है, जिससे देखिए दोनों का, चाहे भारत हो, अमेरिका हो या इसके अलावा दूसरे देश हो, इन सभी को मजबूती मिलती है। जो रिश्ते हैं अन्य देशों के साथ में किसी भी देश के, वो अच्छे बने रहते हैं। साथ ही देखिए प्रधानमंत्री आज शाम को ही, यानी कि ये माना जा रहा है क्योंकि कल भी देखिए भारतीय जो एनआरआई हैं न्यू जर्सी में, उनसे मुलाकात करने वाले हैं, उनको संबोधन भी करेंगे तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज शाम को जो रिसेप्शन होने वाला है, और ये दौरा अपने आप में बेहद खास होने जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब 4 देशों के राष्ट्र प्रमुख एक साथ एक टेबल पे मौजूद रहेंगे तो वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी, व्यापार को बढ़ावा देने पे यहाँ बातचीत होने वाली है। शुक्रिया आंचल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द यहाँ हो रहे हैं हाजिर। और सोनिका, अब बात कर लेते हैं बाढ़ बारिश की, क्योंकि कई जगह पर राहत तो कई जगह पर आफत है। और बिहार में एक बार फिर से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बिहार में नदियों के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है और बिहार के हालात बिगड़ते देख एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची। 6 जिलों में वहां पर टीमें पहुंची है, क्योंकि स्थिति आप देख रहे हैं जगह जगह पानी भरा हुआ है।
निचले इलाकों में पानी बढ़ने के बाद अब लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। वहीं गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। गंगा किनारे के जिलों की समीक्षा की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि गया में भी लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी लोगों के लिए बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। तो बिहार से मोनिका तस्वीरें जो सामने आ रही है भयावह है, क्योंकि लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और खासकर वो घर जो नदी किनारे बसे हुए हैं, वो इलाके जो नदियों के किनारे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा मुसीबत बन गई है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन लोगों से भी अपील हो रही है कि आपको खुद भी सावधान रहना होगा। बिल्कुल, निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भरा आया है और कई जगह तो स्थिति ये कि जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिसके चलते स्कूलों में भी कई जगह बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, फिलहाल हम तस्वीरें देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह स्थिति है। आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है, किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं लोग? देखिए, इस वक्त हम गंगा नदी में ही मौजूद हैं और पटना के साथ साथ बिहार के 11 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। 5.5 लाख से ज़्यादा की आबादी है और देखिए गंगा में वेग इस वक्त कितना है। सामने ये जो विशाल आपको वृक्ष दिख रहे हैं, इनके पत्ते छू रहे हैं अब ये नदी का जल स्तर। इससे आप सहज अंदाजा लगा सकती हैं कि इस वक्त गंगा में स्थिति किस तरीके से भयावह हो चली है। नदियों का जल स्तर भर गया है, हर तरफ पानी ही पानी है। लोग पलायन कर रहे हैं। देखिए जो नाव लगी हुई है, लोग अपने साइकिल और सामान लेकर वापस आ रहे हैं। पानी कितना भर गया है बाबा? अभी पानी 4 फीट और बढ़ गया है 2-4 दिन में। कितना परेशानी हो गया है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम लोग यहाँ बैठ नहीं सकते हैं, इतनी पानी है। इतना पानी है कि देखिए जो लोग नदी किनारे शरण लिए हैं वो भी नहीं बैठ सकते हैं। गांव में एक नाव के पास नाव की एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ भी अगर आप देखें तो ऐसी व्यवस्था नहीं है इसके लोग आसानी से जिसका इस्तेमाल कर सकें। देखिए हम इस नाव पर सवार हो रहे हैं और ये जो नाव की व्यवस्था है, दरअसल यहाँ पर जो पूरा दियरा का इलाका है ये पूरा पानी से भर गया है। और आप देखिए जो लोग नाव के सहारे दूसरे किनारे से आ रहे हैं, उनके पास थोड़ी व्यवस्था यही बची है कि कैसे आएँ। जिस तरीके से पूरे इलाके में पानी ही पानी आपको दिख रहा होगा और हम वहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त लोगों के पास पलायन के सिवा कोई चारा नहीं है। प्राइवेट कुछ नावें चल रही हैं जिसके सहारे लोग आ रहे हैं, लेकिन पूरा जो किनारा है वो पानी से भर चुका है। और इसलिए देखिए इधर तस्वीर दिखाई, देखिए जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, इन लोगों के घर तक जो पानी आ गया है, उसके बाद ये लोग सभी लोग आपको संघर्ष करती दिखेंगी। इसी बाढ़ में, इसी पानी में कोई दूसरा आसरा है नहीं सोनिका, मोनिका, और लोग इस वक्त इस बाढ़ के पानी में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। लोग संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। रजनीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। क्योंकि बिहार की स्थिति है, लगातार बाढ़ की वजह से, जलस्तर बढ़ने की वजह से नदियों का लोगों के लिए मुसीबत का सबब ये बन चुकी है। लेकिन इसी के साथ सोनिका मोनिका की खबर में फिलहाल इतना ही। बिल्कुल, कल होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।